लर्नर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम कंटिन्यूटी में अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कोलबर्ग थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था लर्नर्स। इसके आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, डोमेन्स ऑफ बिहेवियर। एक बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड जो है 3 तरीके के डोमेन्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन जो है किस चीज़ से रिलेट करता है, बच्चे के कॉग्निशन से। और कॉग्निशन और इमोशन के ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। तो कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेट करेगा, बच्चे के कॉग्निशन से। सेकंड आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेट करेगा लर्नर्स, बच्चे की फीलिंग्स के साथ। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। ये किससे रिलेट करेगा, बच्चे की एक्टिविटीज़, मोटर एक्टिविटीज़ से। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कितने डोमेन्स होते हैं, 3 डोमेन्स। ठीक है, जिसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है इसे जो है इसके अंदर जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक, वो सब किसके अंदर इंक्लूड होता है, इसी में। अगर हम इमोशंस की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, सैडनेस की बात करें, तो ये किससे रिलेट करेगा, हमारा अफेक्टिव डोमेन से। और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ किससे रिलेट करेंगी, साइकोमोटर डोमेन से। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें इस डोमेन में जो है बच्चा क्या करना सीखता है, जानना सीखता है। और ये किससे रिलेट करेगा, हमारे हेड से, हमारे माइंड से। दूसरा जो अफेक्टिव डोमेन है वो बच्चे की फीलिंग से रिलेट करता है, और ये किससे रिलेट करेगा, हमारे हार्ट से। और जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है उसके अंदर हम डूइंग एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ हमारे हैंड्स जो है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है लर्नर्स, 3H। ठीक है, तो ये फर्स्ट एच हुआ, ये सेकंड एच हुआ, और ये हमारा थर्ड एच हुआ। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 3H कंसेप्ट। ठीक है, तो इसे भी लर्नर्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी आगे देख लेते हैं। देखिए इससे जो पार्ट 1 वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, HTET से रिलेटेड या कोई भी आप टेट एग्ज़ाम्स देते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब इसी उसमें सीरीज़ में देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है लर्नर्स, तो देखते हैं। सॉरी लर्नर्स। देखिए डायग्नोस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं, उन लर्नर्स की डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करना, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं, कौन कौन सी हर्डल्स का वो सामना कर रहे हैं, तो ये सब देखना, ये किसके अंदर आता है, डायग्नोसिस में। इसके बाद रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आती हैं उसका सॉल्यूशन निकालना, उसका समाधान निकालना किसके अंदर आता है, रेमेडियल टीचिंग में। ओके, तो ये दोनों कंसेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए लर्नर्स। इसके बाद आते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन से मटेरियल, जो एक टीचर जो है अपनी टीचिंग के दौरान जो है क्या करता है, यूज़ करता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये किस किस बिहाफ पर होते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस, जो हमारी सेंसेस हैं उनके बिहाफ पर सबसे पहले आता है ऑडियो लर्निंग मटेरियल। ऑडियो के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे टेप रिकॉर्डर हो जाएगा, हमारा रेडियो हो जाएगा। बात आती है वीडियो की या विजुअल लर्निंग मटेरियल, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड, ठीक है, हमारा फ्लैनल बोर्ड, हमारा ग्लोब, हमारी फिल्म स्ट्रिप्स, वो सब किसके अंदर आती हैं, वीडियो या विजुअल लर्निंग मटेरियल में। और थर्ड आता है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल में टीवी, कंप्यूटर, कोई भी पपेट शो अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है, आपका ऑडियो विजुअल लर्निंग के अंदर। ठीक है लर्नर्स, इसके बाद तबीयत थोड़ी सी ख़राब है लर्नर्स, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिएगा, इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिएगा, इसी तरीके से ध्यान से सुनते रहिए लर्नर्स। नेक्स्ट आता है इसी में ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और अगर अदर क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो इसमें आता है प्रोजेक्टिव बेसिस। प्रोजेक्टिव बेसिस में एक होता है प्रोजेक्टिव और एक होता है नॉन प्रोजेक्टिव। जहाँ प्रोजेक्टिव की बात आती है वहाँ पर आता है OHP, ओवर हेड प्रोजेक्टर और स्लाइड्स। नॉन प्रोजेक्टिव में क्या आएगा लर्नर्स, चार्ट और हमारे बोर्ड्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे लर्नर्स। देखिए
जैसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है 3 डाइमेंशनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो आंसर क्या रहेगा? मॉडल। ठीक है, अगर आपसे ऑडियो पूछा जाए तो हमें पता ही है रेडियो, टेप रिकॉर्डर। ग्राफिक्स के बारे में पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा? कार्टून्स, कॉमिक्स। ठीक है, अगर प्रोसेस मटेरियल की बात की जाए तो आपका प्रोसेस मटेरियल में क्या आएगा? हमारे फील्ड ट्रिप्स आएंगे। हम कोई भी अभिनय करके दिखाते हैं, किसी की भी एक्ट करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? हमारा प्रोसेस मटेरियल में। चलिए लेटर्स, ये भी यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। जितने भी टॉपिक्स लर्नर्स मैंने इसके अंदर डाले हैं वो सारे ही टॉपिक्स जो हैं क्या हैं? आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में क्या है? मेंशन है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मेज़रमेंट। याद रखना, मेज़रमेंट जो है वो सबसे स्मॉल लेवल है। ठीक है, सबसे छोटा लेवल है। इस लेवल पर हम क्या करते हैं? हमें किसी भी बच्चे की एबिलिटी का पता लगाना है तो हम सिर्फ उसके मार्क्स को देखते हैं, यानी कि जितने नंबर उसने लिए हैं सिर्फ हम क्या करते हैं? उसी के बिहाफ पर उसकी एबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मेज़रमेंट। अब बात आती है असेसमेंट की। जो असेसमेंट होती है ये जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? किसी भी लर्नर का, किसी भी स्टूडेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? टीचर देगा। ठीक है, यानी कि जब एक टीचर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है, टीएलपी को कंप्लीट करता है, तभी हम क्या कर सकते हैं? बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं। और ये असेसमेंट कैसी होती है? कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में होती है। ठीक है, यानी कि लगातार चलती रहेगी। इसके बाद असेसमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है सम्मेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा लर्नर्स। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जो आपकी स्टडीज़ के दौरान आपसे जो है असेसमेंट की जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई जो है आपको एक टेस्ट दे दिया और उस टेस्ट के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने आपको कोई असाइनमेंट दे दिया, वो आप परफॉर्म कर रहे हैं लर्नर्स। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव होता है वो बेस्ट असेसमेंट माना जाता है उसे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी आप लोगों को दिए हैं, इसे आप पक्का याद रखेंगे, इसे बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर टेस्ट आपके वीकली टेस्ट इंक्लूड होते हैं। दूसरा आता है सम्मेटिव। सम्मेटिव इसका अपोजिट है, ये ड्यूरिंग स्टडीज़ होता है और ये एनुअली होता है। ठीक है, लास्ट में जो भी कोर्स आप करते हैं उसके जो लास्ट में एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? सम्मेटिव में। ठीक है, इनके बाद आपको एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री, एक डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फॉर्मेटिव के बाद आपको सिर्फ कुछ मार्क्स, कुछ ग्रेड्स वगैरह क्या की जाती हैं? प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, और जो हमारा सम्मेटिव का एग्जाम्पल है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जो लर्नर्स आपके जो सिलेबस में है वो कुछ मेंशन किया है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हुआ? सम्मेटिव इवैल्यूएशन, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो साल के अंत में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग को हम ध्यान में रखेंगे, फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव, जो क्या किया जाता है? ड्यूरिंग स्टडीज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आता है असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग का मतलब जब हम खुद से ही अपना असेसमेंट करते हैं, हमें पता होता है कि हमें कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, कहाँ पर हम रिलाई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है लर्नर्स? असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो इवैल्यूएशन टूल होते हैं या जो इवैल्यूएशन होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स डाल के, और पूछा जा सकता है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है या कौन सी नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले कोई भी इवैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें, देखिए इवैल्यूएशन के बहुत सारे टूल्स होते हैं लर्नर, अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो इवैल्यूएशन की अगर टूल्स की बात करें तो देखो हमारे जो ये शॉर्ट आंसर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, फिलअप्स होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं, बहुत सारे जो हैं इस तरीके के एग्जांपल्स हैं जो हमारे टूल्स हैं किसके? इवैल्यूएशन के। लेकिन जब भी हम कोई भी टूल या कोई भी इवैल्यूएशन टाइप यूज़ करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, रिलायबल का मतलब क्या है? आप उसे कितनी ही बार यूज़ करें, रिज़ल्ट आपका क्या आएगा? सेम आएगा।
एक दो पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, सेम आएगा। फिर वैलिड, जिस चीज़ को मेज़र करना है उसी से रिलेटेड टेस्ट हम जो है क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, यानी कि वो उसी के लिए वैलिड होगा। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंसी के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है, जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड के लिए। ओके, फिर आता है प्रैक्टिकलिटी, यानी कि टेस्ट ऐसा हो जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। फिर जो हमारा इवैल्यूएशन होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, हर एरिया को कवर करने वाला, फिजिकली, मेंटली, सोशली, एस्थेटिकली, हर एरिया को क्या करेगा लर्नर्स, वो जो है कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठता, यानी कि टेस्ट ऐसा हो जो जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हो, ऐसे नहीं कि उसके अंदर सब्जेक्टिविटी देखने को मिले, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इस पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर आता है लर्नर्स, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो छोटा सा आता है हमारा इवैल्यूएशन। अब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मेज़रमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। तो इवैल्यूएशन हम कहेंगे किसे, इवैल्यूएशन को सिंपल एक सेंटेंस में बोल सकते हैं जजमेंट। जब हम किसी भी बच्चे के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को देखकर उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, या ओवरऑल अगर हम कहें उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ों को देखते हैं। इसीलिए ये इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ओके लर्नर्स, फिर आता है हमारा सीसीई। सीसीई बोले तो कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस कंसेप्ट को कौन लेकर आया था, हमारी सीबीएसई इस कंसेप्ट को लेकर के आई थी, और 1986 पॉलिसी में ऐसा बोला गया था। इसके अंदर दो तरीके के आस्पेक्ट हम लोग लेकर के चलते हैं लर्नर्स। एक होता है हमारा सोलिस्टिक आस्पेक्ट, ठीक है, सोलिस्टिक, ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। एक होता है नॉन सोलिस्टिक। जो सोलिस्टिक एस्पेक्ट है इसके अंदर हम लोग बच्चे के एकेडमिक अचीवमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉन सोलिस्टिक है इसके अंदर हम बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्या करते हैं लर्नर्स, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा लर्नर्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है लर्नर्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, जितना पॉसिबल हो सके, जितना भी पॉसिबल हो सके लर्नर्स आपसे, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ जो है 2 डेज़ ही जो है बचे हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो ये वीडियो पढ़ेंगे तो सीडीपी में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एसएसए। एसएसए बोले तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि ये इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगी, स्कूल्स में होगी लर्नर्स। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो स्कूल्स में असेसमेंट होती है वो किसके अंदर इंक्लूड होती है, एसएसए के अंदर। दूसरा, ये जो है एक टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स की क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। अब देखिए, जैसे हम लोग आपके साथ जो है हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपकी एक तरीके से क्या हुई, टीचर हुई, या आपकी फ्रेंड हुई, या आपकी फ़िलासफ़र हुई, या मैं आपकी गाइड हुई। ठीक है, तो आप जो भी समझे इसमें से, तो जो मैं आपको नॉलेज ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जितना भी नॉलेज लर्नर्स मैं आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप क्या उसे उतना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या कहा जाता है, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो की जाती है। हर बच्चे की ये असेसमेंट होती है, और एक टीचर की हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस असेसमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है लर्नर्स। इसके बाद इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, एक तरीके की प्रॉपर फाइल। ठीक है, प्रॉपर फाइल होती है जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है, किसकी, बच्चे, एक स्टूडेंट्स की। ठीक है, एक एक स्टूडेंट की जो है प्रॉपर डिटेल होती है, बच्चे ने क्या अचीव किया है, क्या बच्चे की स्ट्रेंथ है, क्या बच्चे की वीकनेसेस हैं। ठीक है, किस तरीके से हमने उसका इवैल्यूएशन किया है, प्रॉपर जो है हर तरीके की इन्फॉर्मेशन किस में होती है, पोर्टफोलियो में। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर कोई भी स्टूडेंट मॉडलिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, भाई उसे मॉडलिंग करनी है, तो वो क्या करेगा, अपनी फ़ोटोज़ को जो है
कलेक्ट करेगा और उनके लिए एक पूरी फाइल बना लेगा, ताकि जो भी अगर डायरेक्टर को जिस तरीके की जो है मतलब फ़ोटोज़ देखनी है आप उन्हें वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये भी इस तरीके का ही क्या है, एक मटेरियल है, एक फ़ाइल है जिसके अंदर स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल क्या होती है, मेंशन होती है। ठीक है, हमें पता चलता है बच्चे के क्या वीक पॉइंट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसने ले रखे हैं, कैसे वो काम कर रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, पोर्टफोलियो से। ठीक है लर्नर्स, इसके बाद अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बच्चे का एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चे की, फैमिली के बारे में बच्चे से रिलेटेड सोशल इन्फॉर्मेशन, कैसे कल्चर से रिलेट करता है बच्चा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, हमारे पोर्टफोलियो में लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रिकॉर्ड्स। जो हमारा एसएससी है इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं। एक होता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। जो हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है इसमें जो है स्टार्टिंग से लेकर बच्चे की एंडिंग तक, एंडिंग इन द सेंस जब तक वो स्कूल में पढ़ता है तब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, आपकी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। ठीक है, जहाँ पर क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ, साथ साथ जुड़ते रहना, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इस तरीके से हर सेक्शन का, हर क्लास का डाटा क्या है, जुड़ता चला जाता है। ओके, एक होता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट के सडन बिहेवियर को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लर्नर्स देखिए, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी बच्चे के 500 रुपीज़ गिर गए हैं फर्श पर और आप में से किसी ने उठाए और किसी ने आकर के मुझे दे दिए, तो इससे आपकी क्या पता चल रही है बेटा, इससे आपकी ऑनेस्टी पता चल रही है। ठीक है, तो जो हमारे एनेक्डोटल रिकॉर्ड हैं वो किसी भी लर्नर के सडन बिहेवियर को चेक करने के लिए क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो देखिए ये भी हमारा छोटा सा टॉपिक था, एसएस से ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। अब अगर आपको टॉपिक का मीनिंग पता है तो उससे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन इजीली लगा लेंगे लर्नर्स। ठीक है, तो चलिए जी आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्नर्स हमारा लर्निंग आउटकम, यानी कि सीखने के प्रतिफल, हम चीज़ों को किस तरीके से सीखते हैं। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लर्निंग क्या होती है। लर्निंग जो है किसी भी बच्चे के बिहेवियर के अंदर चेंज लाने के लिए क्या की जाती है, लर्निंग की जाती है। अब लर्निंग जो है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है। लर्निंग मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर जो है एक प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है क्या करता है, प्रोवाइड करता है, किसे, अपने स्टूडेंट को। ठीक है लर्नर्स, तो इसमें क्या बोला गया है कि लर्निंग आउटकम क्या होती हैं, जिसमें यह पता चले कि एक बच्चे को जो सिखाया जा रहा है क्या वाकई में वो उसे सीखता भी है या नहीं, और सीखता है तो वो कितना सीखता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर टीचर प्लस स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का ही क्या होता है लर्नर्स, इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, चलिए जी आगे देख लेते हैं। टीचर क्या कर रहा है, टीचर जो है क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रॉपर लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो जो ये लर्निंग आउटकम है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, कितने, दोनों तरीके की हो सकती हैं लर्नर्स, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, क्योंकि अब हमारी एजुकेशन कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अब नहीं है। टीचर इज़ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। ठीक है, इसके बाद टीचर हमेशा ही क्या होता है बच्चे, बैक स्टेज होता है, लेकिन आगे कौन होते हैं, हमारे लर्नर्स, हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, रिलेटेड टू प्रैक्टिकल लाइफ, जितना भी सिखाया जाए बच्चा क्या करे, उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। ओके लर्नर्स, चलिए अब हम देखते हैं कि हमें जो है जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं इनकी नीड क्यों हुई, क्या ज़रूरत हुई। सबसे पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है, जो एज के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या मिले, एक्यूरेट जो है क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत है एजुकेशन की। दूसरा, हमारा RT 2009 जो आया था इसमें भी मेंशन किया है कि बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, जिससे जो है बच्चे को मतलब हेल्प मिल सके, वो लर्निंग को ईजिली जो है वो ग्रास्प कर सके। फिर जो है स्टेट की ग्रोथ के लिए, यानी कि स्टेट लेवल की अगर हम लोग बात करें, फिर हमारे जो है
नेशनल लेवल की बात करें, फिर हमारे कंट्री की बात करें, तो ओवरऑल ये एक हायरार्की चलती है। तो यहाँ से जो है स्टेट की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जितने भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा, जो हमारी लर्निंग है उस लर्निंग में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर जो हमारी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, लर्निंग आउटकम्स की। ठीक है, तो देखिए ये भी छोटा सा टॉपिक था, हमने कितना फटाफट से जो है इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर लर्नर्स प्लीज़ स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और 2 क्वेश्चन भी आपको एक पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पेडागोजी है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो मुझे लगता है यहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। अगर कोई भी लर्नर बिल्कुल पेशेंस के साथ मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ लर्नर पेशेंस बनाए रखिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिए। और अगर एक बार में कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से सुनिए, क्योंकि ये जितना भी कंटेंट है मैं सिर्फ वही सिलेक्टेड कंटेंट उठा करके लाई हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। चलिए लर्नर, सब स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पियाजे, इनका पूरा नाम क्या है, जीन पियाजे। जीन पियाजे जी कहाँ से थे, स्विट्ज़रलैंड से थे। ठीक है, दूसरा, इन्होंने किस चीज़ पर वर्क किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे डोमेन्स बताए, आप उससे रिलेट करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पर किया, अपने खुद के बच्चों के ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, अब जो इनकी थ्योरी है, इस थ्योरी में जो है 2 तरीके से जो है चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, आप ध्यान में रखेंगे। एक होता है हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और एक होती है हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और दूसरी होती है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्कीमास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन स्कीमास को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक मेंटल एबिलिटीज़, जो हर बच्चे में प्रेजेंट होती हैं। और ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 4। इनका एक सीक्वेंस होता है जिसे हम याद रखेंगे, SLRG, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। इन सब को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये स्कीमास किसके अंदर होते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है लर्नर्स, इसके बाद सॉरी लर्नर्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अब फंक्शनिंग के अंदर भी 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे, असेमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ठीक है, या इक्विलिब्रम। तो असेमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रम। असेमिलेशन जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर हमारी बेसिक मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जो नॉलेज हमारा हमने सीखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या है, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ नया ऐड कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो बॉल के साथ खेलता है, बॉल को वो मुंह के अंदर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उससे मुंह के अंदर नहीं रखी जाती, तो वो क्या करता है, उसे मुंह के अंदर ना रख करके उसे पैरों से मार करके खेलने की कोशिश करता है। तो माउथ के अंदर जब रखा, वो उसका प्रीवियस नॉलेज, फिर उसने कुछ सोचा नहीं, माउथ के अंदर तो आ नहीं रही है, तो उसने क्या किया, उसको पैर से हिलाने की कोशिश करी, तो वो क्या हुआ, उसका न्यू स्कीमा। ठीक है, या न्यू नॉलेज। तो पुराने के अंदर जब नया नॉलेज ऐड हो जाता है, वो क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। और जो हमारा इक्विलिब्रम है, इसका मतलब क्या होता है, जब सिचुएशन बैलेंस हो जाती है, जहाँ पर असेमिलेशन प्लस अकोमोडेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। ओके, तो देखिए ये तो था स्टार्टिंग कि पियाजे की थ्योरी में क्या क्या है। इससे रिलेटेड अगर लर्नर्स, आपको ये थ्योरी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इससे रिलेटेड जो है मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। ठीक है, जीन पियाजे से रिलेटेड, और एक वीडियो है रिलेटेड टर्म्स या यूज्ड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड बाय जीन पियाजे। तो ये दोनों वीडियोस प्लीज़ जा कर के देखिएगा, इनसे क्वेश्चन 101% आपको पक्का एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बार बार ये मत सोचिएगा कि मैम बार बार बोल रही है, नहीं, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं पियाजे की थ्योरी के अंदर कुछ स्टेजेस की। ठीक है, इनके अंदर इन्होंने जो है 4 स्टेजेस दी हैं लर्नर्स हमें।
ठीक है। सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आती है कंक्रीट और लास्ट आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो मैंने कितनी स्टेजेस बताई? 4, जो किसने दी हैं हमें? हमारे जीन प्याजे सर ने जो है ये स्टेजेस दी है। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टेज जो है बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चे के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, इसके अंदर हम लोग याद रखेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टर्म जो है आपको ध्यान रखनी है। तो इसे हम देखेंगे कि बच्चा क्या करता है, बच्चे के माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंसी हो जाती है। एज पूछी जाए तो 18 से 24 महीने, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो बच्चा जो है क्या करता है, चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि चीज़ों को हम लोग किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी इसमें देखा जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, और ये किस में होती है? सेंसरी मोटर स्टेज में। सेकेंड आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज लर्नर्स, ठीक है, प्री ऑपरेशनल। अब जो प्री ऑपरेशनल है इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 साल से लेकर के 7 साल तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है लर्नर्स? एनिमिज्म का मतलब ये है कि छोटे बच्चे जो हैं वो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें भी क्या मान लेते हैं? सजीव मान लेते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा गिर गया, ठीक है, तो हमने क्या बोला, कोई बात नहीं, हम फ्लोर को पीटेंगे। बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ फ्लोर को मम्मा ने पीटा, तो उसे लगता है कि जो जिनके अंदर जान नहीं है वो चीज़ें भी रियल हैं और उनके अंदर भी जान है, ठीक है। फिर आता है ईगोसेंट्रिक। बच्चा क्या होता है? ईगोसेंट्रिक होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल समराइज फॉर्म में मैंने बताया है जो जो इसके अंदर पूछा जाता है। फिर आती है इंट्यूटिव स्टेज, इसी की ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। इसी में इंट्यूटिव स्टेज, इसमें क्या होता है, बच्चा कंजर्वेशन करना सीख जाता है, ठीक है। बच्चे की कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। कंजर्वेशन बच्चा मतलब कि देखो 2 गिलास अगर रख दिए जाएं तो उसे ये पता चल जाएगा, स्टार्टिंग हो जाती है कि किसके अंदर पानी ज़्यादा आएगा या किसके अंदर लिक्विड ज़्यादा आएगा, ठीक है। कंसेप्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये वो स्टेज है जहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी पक्की हो जाती हैं, माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। 7 से 12 साल तक का इसका टाइम पीरियड है। बच्चे की डेवलपमेंट होती है किस चीज़ की? कंसेप्ट फॉर्मेशन की। बच्चा जो है चीज़ों को क्लासिफाई करना, चीज़ों को मतलब सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना, ये सारी चीज़ें, लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, वो कहाँ डेवलप हो जाती है? कंक्रीट स्टेज में, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे लर्नर्स। इसके बाद लर्नर्स नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड स्टेज, हमारी कंप्लीट हुई। और ये देखिएगा ये लास्ट आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए लर्नर्स, इसमें क्या बोला गया है, ये स्टेज है हमारी 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक। ओवरऑल ये हमारी ऐसी स्टेज है जहाँ पर बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। वो खुद से क्या कर लेता है? अपने कंक्लूजन जो है बना लेता है। रीजनिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे की इंक्रीज़ हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के पास आ जाती है। चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को सिंथेसाइज करना बच्चा क्या करता है? सीख जाता है। एनालाइज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करके चीज़ों को सीखना, ब्रेक करके पार्ट्स में चीज़ों को सीखना। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? चीज़ों को कलेक्ट करके सीखना, ठीक है। तो लर्नर्स वो सारी चीज़ें यहाँ पर सीख जाता है। अगर हम लोग बात करें तो करिकुलम किस तरीके से सेट किया जाए, इसीलिए ये थ्योरी जो है वो डेवलप करी गई है। दूसरा, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग अभी स्किप कर दीजिएगा। तो ओवरऑल मैंने जितना आप लोगों को बताया आप यहाँ तक कंप्लीट करिएगा लर्नर्स, ठीक है। तो ये हमारी जीन प्याजे जी की थ्योरी कंप्लीट हुई। आज वाले लेक्चर में लर्नर्स देखो हमने जीन प्याजे जी की थ्योरी कंप्लीट कर ली, ठीक है। कॉलबर्ग की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इसके साथ साथ हमने बोन ब्रेनर की थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सोशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ दी हैं, कुछ सोशल एजेंसीज से रिलेटेड थ्योरीज़ दी हैं। और आज की वीडियो में वो कंसेप्ट, वो फैक्चुअल डाटा जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, सूडो मेचोरिटी हमारी क्या होती है, ठीक है। जीन प्याजे जी कहाँ से थे, नॉम चॉम्स्की जो है कहाँ से थे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, LAD किसने दिया है, ये सब कंसेप्ट मैंने आपको करवाए हैं। अगर लर्नर्स आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को
लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पॉसिबल जितना हो सके लर्नर्स प्लीज़ वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है। तो चलिए लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और सारे के सारे मेरे लर्नर्स को ऑल द बेस्ट।